नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हो चुके हैं आरपीएफ कांस्टेबल तथा एसआई परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। साथियों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होगा, जो कि प्रॉपर हमने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई परीक्षा के लिए शुरू किए गए प्रैक्टिस सेट का नंबर है। इसके अतिरिक्त यदि प्यारे दोस्तों आपने पिछले 10 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जा कर के देखिएगा। वहाँ पर भी हमने रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की इस क्लास की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस क्लास में रहने वाले हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा है कागज, कॉपी और लेखन सामग्री। साथियों, कागज, कॉपी और लेखन सामग्री के बीच में हमें सही वेन आरेख बताना है। यानी कि ये 3 शब्द हैं, इन 3 शब्दों के बीच में सही वेन आरेख क्या होगा। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, जिसमें लिखा है निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर प्यारे साथियों एक महत्वपूर्ण आकृति दे रखी है। इस आकृति में हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने हैं, यानी कि त्रिभुजों की संख्या बतानी है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, उससे पहले क्लास को शुरू करें, आपको एक डेटा दिखाना चाहते हैं। साथी, अभी भी अपने ऐसे कुछ साथी हैं 60% के लगभग, जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और मैंने बताया कि ये आंकड़ा अभी बढ़कर के 63 के आसपास पहुंच चुका है कि 63% ऐसे साथी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यार प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि इस तरह की अगर निरंतर क्लासेस आप लोग चाहते हैं, आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आप लोग एक बार से सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। बहुत ही प्यारा सा सेशन रहने वाला है, बहुत ही शानदार तरीके से हम प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। कहा गया है दोस्तों, इसमें बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न में तीसरे शब्द का चौथे शब्द से वही संबंध ज्ञात कीजिए जो पहले शब्द का दूसरे शब्द से है। साथियों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद रखेंगे। देखो, लिखा गया है सुई। क्या लिखा है? सुई लिखा है। सुई का संबंध किससे है? तो साथी आप लोग याद रखेंगे घड़ी से है। किससे? घड़ी से। और हमें बताना किसका संबंध है? तो याद रखेंगे पहिए का। किसका बताना है? पहिए का। इस बात को याद रखेंगे। तो देखो, घड़ी में क्या होती है? सुई होती है। उसी प्रकार पहिया कहाँ पर होता है? तो आप लोग बोलेंगे भैया पहिया जो होता है वो वाहन में होता है। कहाँ पर होता है? वाहन में। और वाहन हमें विकल्प नंबर सी में दिया है। विकल्प नंबर सी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। देखो, जिस प्रकार घड़ी में सुई होती है, उसी प्रकार वाहनों में क्या होते हैं? पहिया होते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। और कोई उत्तर नहीं बनेगा, उत्तर बनेगा केवल और केवल विकल्प नंबर सी। दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए साथियों, एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है, इसको हम थोड़ा अलग से लिखते हैं। 19 है, 19 के बाद में 37 है, 37 के बाद में 74 है, 74 के बाद में 147 है, ठीक है। और 147 के बाद में 294 है। और आगे हमें फाइंड आउट करना है कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। किस तरह से इसको हम देखते हैं, देखो साथियों, गौर से देखो। पहले और दूसरे के बीच का अगर हम संबंध देखते हैं, पहले और दूसरे अंकों के बीच का संबंध देखते हैं, तो गौर से देखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई का 2 हुआ है और माइनस का 1 हुआ है। इस बात को याद रखेंगे। गुणा का 2 और माइनस का 1, यानी 19 दूनी जब हम करेंगे 38 होगा और 1 घटा देंगे तो 37 आ जाएगा। इसी प्रकार आगे क्या हो रहा है भैया? आगे हो रहा है 37 दूना 74, सीधा का सीधा मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा तीसरे और चौथे में क्या हो रहा है? तो तीसरे और चौथे में वही लॉजिक चल रहा है। 74 दूनी 148 और 148 में अगर 1 घटा देंगे तो 147 आ जाएगा, ठीक है। और आगे चेक करते हैं, तो आगे चेक करोगे तो एक बार में आपका मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, यानी 147 दूनी 294। क्या हो जाएगा? 147 दूनी 294। तो अगली बार में क्या आना चाहिए? अगली बार में भाई यहाँ पर गौर से देखेंगे, पहले गुणा 2 था, फिर -1, फिर गुणा 2 केवल, फिर गुणा 2 -1, फिर केवल गुणा 2। तो अगली बार में क्या आएगा? अगली बार में आएगा गुणा तो 2 होगा और माइनस का 1 होगा। साथियों, अच्छे से याद रखेंगे। देखो, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो, 94 दूनी कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 95 दूनी होता है 190, ठीक है। और 200 का दूनी कितना होता है? 200 का दूनी 400 हो जाता है, ठीक है।
200 का दूनी 400 और 95 दूना 190। लेकिन भाई यहाँ पर तो केवल 94 था, 190 में तो फिर हम 2 घटा देंगे। क्या कर देंगे, 190 में 2 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 188 बचेगा। कितना, 188। चूंकि हमने गुणा 2 किया तो हमारी ये संख्या आई। ठीक है, जब गुणा 2 किया 294 का तो ये संख्या आई। ये संख्या कितनी है, तो 400 एक 500, 588 है। कितनी है साथियों, 588। 294 दूना का होता है 588 और जब 588 में 1 घटा देंगे तो साथियों आपका उत्तर बनेगा 587। क्या बनेगा, 587 बनेगा, जो कि विकल्प नंबर 2 में दिया है। विकल्प नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक है पहली बार में गुणा 2 -1 और दूसरी बार में केवल गुणा 2, तीसरी बार में गुणा 2 -1, चौथी बार में केवल गुणा 2 और पांचवी बार में गुणा 2 -1 करेंगे तो 587 हमारा आ जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी देखिए। कहा गया है साथियों निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान है, उनमें से एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। भाई इसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा स्थानीय मान के माध्यम से करते हैं। तो दोस्तों 8 पर होता है H, G होता है 7 पर। ठीक है, 8 पर H और G 7 पर और F होता है साथियों 6 पर। इसके बाद U देखेंगे तो 21 पर होता है, 22 पर होता है साथियों V और 23 पर होता है W। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा R को देखेंगे साथी तो आप लोग पाएंगे R होता है 18 पर और Q होता है हमारा 17 पर और P होता है 16 पर। ठीक है, इस तरह से। L को देखेंगे तो साथी 12 पर होता है, K हमारा 11 पर होता है और J हमारा 10 पर होता है। तो साथियों गौर से देखो, आप लोग इसको गौर से देखिए। 8 में 1 गया 7 और 7 में 1 गया 6, यानी कि 2 बार में -1 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 1 जुड़ रहा है, प्लस का 1 हुआ, 21 1 22 और 22 में 1 जुड़ेगा तो 23। आगे देखो 18 में से 1 जाएगा 17 और 17 में से 1 जाएगा 16, 12 में से 1 जाएगा साथियों 11 और 11 में से 1 जाएगा तो 10। देखो 3 जगह ऐसी हैं जहां पर तीन जगह ऐसी हैं जहां पर माइनस का 1 हो रहा है, जबकि एक जगह ऐसी है जहां पर +1 हो रहा है। वो जगह कौन सी है, वो विकल्प नंबर 3 की है। विकल्प नंबर 3 की है, इस बात को याद रखेंगे। 21 22 23 जिसमें प्लस का 1 हो रहा था। क्या हो रहा था, प्लस का 1 का लॉजिक चल रहा था 2 बार में। ठीक है, अन्य सभी में क्या हो रहा है, अन्य सभी में माइनस का 1 चल रहा है 3 ऑप्शन में। इस कारण हमारा 3 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका विषम उत्तर हो जाएगा, यानी असंगत समूह हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। कहा गया है साथियों यदि A+ को निर्दिष्ट करता है, B गुणा को निर्दिष्ट करता है और C माइनस को निर्दिष्ट करता है और D भाग को निर्दिष्ट करता है, तो निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अच्छा सा प्रश्न है गणितीय समीकरण का। देखिए इसको हम यहां पर लिखेंगे 18। ठीक है, 18 के बाद में 1 मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पर लिखेंगे हम लोग 18। A का मान क्या है साथियों, A करता है प्लस को निर्दिष्ट तो हम प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में है 23 और माइनस C किसको प्रदर्शित करता है, C करता है माइनस को। देखो लास्ट में लिखा है, तो यहाँ पर 23 माइनस में क्या हो जाएगा 6 और B साथियों गुणा को निर्दिष्ट करता है, तो ये आपका गुणा हो जाएगा और ब्रैकेट यहाँ पर बंद है अभी। ठीक है, 96 और D किसे डिवाइड को निर्दिष्ट करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 96 / 16, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद A किसे करता है, तो साथियों प्लस को करता है, हम +3 कर देंगे। और B किसे करता है, B करता है गुणा को, तो हम यहाँ पर गुणा 12 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब बताना है साथी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, इसमें से ही तो बताना है, जल्दी से बता दो क्या आएगा। देखो इसके लिए साथियों हम बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे, BOD और उसके बाद MAS। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये होता है बोर्ड मास। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो 18 है, 18 प्लस में हो जाएगा 23। ठीक है, माइनस का 6 है, गुणा में यहाँ पर भाग करेंगे 16 छक्के 96, तो ये 6 हो जाएगा। इसके बाद प्लस में यहाँ पर 12 3 36 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे 12 3 36 कर देंगे। इस तरह से याद रखेंगे। 1 मिनट, ये हमारा 36 हो जाएगा। इसके बाद अब क्या होगा भैया, ये जुड़ जाएंगे चूंकि प्लस के हैं, ये प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे तो 23 18 41 और यहाँ पर माइनस का 6 36 और ये प्लस का 36 है प्यारे दोस्तों। एक माइनस का 36 दूसरा प्लस का 36 कट जाएगा और इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा 41। क्या बन जाएगा साथियों, 41 बन जाएगा, यानी कि 41। 41 कहाँ पर है, 2 नंबर के विकल्प में है साथियों। 2 नंबर का विकल्प हमारा सही उत्तर बनेगा। ठीक है, 2 नंबर के विकल्प का स्थान जरूर बदला है, लेकिन उत्तर 2 ही नंबर का विकल्प बनेगा जिसमें 41 दिया है। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा गया है साथियों उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो गौर से देखो, ये एक महत्वपूर्ण है, इसको आप MCQ लगाओ। इस क्वेश्चन को आप लोग MCQ लगाओ। क्यों, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका लॉजिक बहुत प्यारा है।
लॉजिक क्या है, देखो सबसे पहले लिखा गया है SLI और M, ठीक है, ये लिखा है SLIM और इसको लिखा गया है M और उसके बाद में साथियों H और उसके बाद में Q और उसके बाद में O, ठीक है। और आगे कोडिंग बतानी है हमें किसकी, तो याद रखेंगे आगे कोडिंग बतानी है COLD की, ठीक है, किसकी, COLD की। तो इसका जो लॉजिक है साथियों वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लॉजिक है, तो देखो बात करते हैं। सबसे पहले दिए गए इस लेटर को, ये जो अक्षर समूह दे रखा है SLIM को, इसको हमें करना है वर्णानुक्रम में व्यवस्थित, यानी कि बढ़ के आरोही क्रम में, किसमें, बढ़ के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन से वाले को, इस स्लिम को। तो सबसे पहले मुझे बताओ क्या आएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर SLIM है तो भैया सबसे पहले I आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद में L आ जाएगा, उसके बाद में M आ जाएगा, फिर S आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे आप लोग। ये जब हमारा वर्णानुक्रम में व्यवस्थित होगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो अब देखो साथियों, जब हमने इसको वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कर दिया, कैसे, इसे, ठीक है, एक मिनट, इसको हमने क्या किया, वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। ये S कहाँ गया यार, ठीक है, इसको एक मिनट दादा, ये इसको हमने S को यहाँ पे रखा और अब ये हमारा क्या हो गया, वर्णानुक्रम में व्यवस्थित हो गया। देखो इसका जो होता है स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान देखो किसका, तो आप बोलेंगे I का, किसका, I का। साथियों I हमारी 9 पर होती है और 9 में से यहाँ पर 4 जुड़ेगा तो 13 पर M आएगा, ठीक है, 9 में से 4 जुड़ेगा तो 13 पर M आएगा। आगे L होता है प्यारे दोस्तों 12 पर और इसमें से 4 घटेगा, तो 8 आएगा, 8 H पर होता है, सॉरी H 8 पर होता है। इसके अलावा M 13 पर होता है, तो भैया अब की बार में फिर से 13 4 17, क्योंकि Q जो होता है वो 17 पर होता है, तो यहाँ पर 4 जुड़ जाएगा, ये हमारा 17 पर आता है। गौर से देख लो अगर कन्फ्यूजन हो रही, Q 17 पर आता है, H 8 पर आता है, M 13 पर आता है, ये I 9 पर आता है, L 12 पर, M 13 पर और S 19 पर। तो अब की बार में देखो +4 -4 फिर +4, तो अगली बार में फिर से -4 हो जाएगा। 19 पर S आता है तो 19 में से 4 घटाएंगे तो 15 पर O आ जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो मैं करता हूं क्या, ये जो कोल्ड दे रखा है इसको पहले मैं आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेता हूं। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में, जैसे हमने पीछे किया था। तो ये हमारा आरोही क्रम में कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, COLD में पहले C आएगा, फिर D आएगा, फिर क्या आएगा, COL आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें हमें +4 -4 +4 -4 ये करना है। तो भैया +4 करोगे आप लोग तो C में से 4 जुड़ेगा तो कितना होगा, 7, मतलब G आना चाहिए। ये जो G है ना ये 7 पर होती है, ठीक है, इस तरह से G आ जाएगी। और -4 यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -4, तो D में से 4 चला जाएगा, चूंकि D जो होता है उसका स्थानीय मान ही 4 होता है और 4 में से 4 जाएगा तो क्या 0 बचना चाहिए। आप बोलेंगे नहीं सर, अंग्रेजी वर्णमाला है, अगर 4 में से 4 जाता है तो हमारा Z बचता है, क्या बचता है, Z। इसके अलावा यहाँ पर अब +4 हो जाएगा। देखो L 12 पर होता है, 4 जुड़ेगा तो 16, मतलब P हो जाएगा। और इसके बाद ये 15 पर होता है O, अभी देखा था ना, तो 15 पर होता है, 15 में से 4 घटेगा तो ये 11 आएगा, 11 पर होता है K। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो साथियों GZPK बनेगा। GZPK आपको विकल्प नंबर 4 में दिया है, ये सही उत्तर है। देखो ये समझाने के लिए थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन सबसे पहले आप दिए गए शब्दों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो, उसके बाद यहाँ पर इस लॉजिक को लगाओ। फिर वही हमने यहाँ पर किया कोल्ड में, इसको पहले दिए गए शब्दों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, फिर ये लॉजिक लगाया, तो उत्तर हमारा GZPK बन जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6वें नंबर का दिया गया है। कह रहा है साथियों, यदि हैक को ये लिखा जाता है, डिग को ये लिखा जाता है, तो बाइक का कोड क्या होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से देखिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं हैक को, किसको, हैक को, H, उसके बाद E, उसके बाद क्या हो जाएगा C, फिर हो जाएगा K। इसको क्या लिखा गया है तो याद रखेंगे 9 के बाद में साथियों क्या बोलेंगे 4 के बाद में फिर से 4 और 10, इस तरह से लिखा गया है। इसके अलावा डिग, DIG, इसके क्या लिखा है तो आप बोलेंगे सर 5 लिखा है और उसके बाद में 8 लिखा है, फिर से 8 लिखा है। इसके बाद यहाँ पर हमें किसी का कोड बताना है। भाई कोड किसका बताना है तो बाइक का, BIKE, ठीक है, BIKE इसका कोड बताना है। तो साथियों इसका कोड समझो, पहले इसका लॉजिक समझो। लॉजिक क्या है तो प्यारा सा लॉजिक है। देखो H कितने पर, 8 पर होता है, E हमारा 5 पर होता है, C 3 पर होता है और K 11 पर होता है। यहाँ पर D 4 पर होता है और I 9 पर होता है। और साथियों ये जो G दे रखा है ना ये 7 पर होता है। B हमारा 2 पर होता है, I हमारा 9 पर होता है, K 11 पर होता है और E हमारा कितने पर तो बोलेंगे 5 पर होता है। कुछ इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। लेकिन भाई ये जो माफी चाहेंगे, ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं आपकी कुछ इस तरीके से लिखेंगी। 8 में 1 जोड़ा 9, 5 में 1 घटा 4, 3 में 1 जोड़ा 4 और 11 में 1 घटा 10।
तो यहाँ पर लॉजिक क्या है भैया, पहली बार में +1 कर दो, दूसरी बार में -1, फिर से +1 कर दो, आगे -1 कर दो। इनमें से गौर से देख लो, अगर मैं कह रहा हूँ आपसे 8, 5, 3, 11 में से मैं कर रहा हूँ पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1, तो ये संख्या है हमारे पास 94, यहाँ पर सॉरी 9, 4, 4, 10 प्राप्त हो रही हैं। उसी प्रकार से यहाँ से पहले +1 करेंगे फिर -1 करेंगे फिर +1 करेंगे, तो साथियों देखो +1 करते ही हमारा 4 में 1 जुड़ेगा तो 5 आ जाएगा, और -1 करते ही 9 में 1 घटेगा तो 8 आ जाएगा, फिर से +1 करेंगे तो 7 में 1 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा। और यही लॉजिक यहाँ पर भी लगाना, +1 -1 +1 और आगे -1, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद अब देखिए B 2 पर है, जैसे ही +1 करेंगे तो 3 आना चाहिए। 3 पर क्या होता है, आप बोलेंगे 3 ही होता है, 3 पर भैया 3 पर C होता है, लेकिन हमें तो संख्याएं लिखनी है ना, आप बोलेंगे हाँ। तो 3 से शुरुआत होगी विकल्प की। 3 नंबर का विकल्प गलत है कि चूंकि ये किससे शुरुआत कर रहा है, ये शुरू कर रहा है 1 से। इसके बाद ये 9 है तो अगली बार में -1 करेंगे, तो भैया 9 में से 1 चला जाएगा तो 8 आना चाहिए, मतलब 38 से शुरुआत, तो ये चौथा नंबर गलत हो गया। इसके बाद आगे 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचना चाहिए, कितना 10 बचना चाहिए, और 5 में से 1 जुड़ेगा तो 6 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 6। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का उत्तर बनेगा। मुझे लग रहा कहीं गड़बड़ हो गई, लगता है दया कहीं गड़बड़ हो गई है। वो गड़बड़ क्या है जल्दी से बताओ, बाइक का ही तो कोड बताना है। देखो पहली बार में +1 फिर -1, तो मैंने कहा +1 करते ही हमारा 3 से शुरू करेगा और -1 करेंगे तो 38 होना चाहिए। उसके बाद ये 11 है, चूंकि के है, के 11 पर है तो -1 नहीं दादा +1 होगा, ये तो गड़बड़ हो गई ना। यहाँ पर देखो ये -1 नहीं, यहाँ पर +1 होगा, चूंकि +1 -1 चल रहा था, फिर +1 फिर -1, ठीक है, इस तरीके से। तो 11 में से 1 जुड़ेगा तो 12 हो जाना चाहिए ना, 12 हो जाएगा, और 5 में से 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो 38 124 इस प्रश्न का उत्तर आएगा, जो कि विकल्प नंबर 1 में है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि कई टीचर्स इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट बताते हैं, लेकिन जो एसएससी के द्वारा फेवरेट क्वेश्चन बना था और इसका जो उत्तर बना गया मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों पहले तो कागज है, फिर कॉपी है, फिर लेखन सामग्री, शब्दों के बीच में सही वेन आरेख क्या होगा ये बताना है। देखो गौर से समझो साथियों, यहां पर क्या होगा, देखो सबसे पहले तो एक आरेख आएगा जो हमारा लेखन सामग्री को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, लेखन सामग्री को, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। एक आरेख आएगा जो सबसे पहले लेखन सामग्री को रिप्रेजेंट करेगा, और लेखन सामग्री के अंतर्गत ही भैया कॉपी आती हैं, आप बोलेंगे हाँ सर, जो कॉपियां होती हैं वो लेखन सामग्री के अंतर्गत ही आती हैं। इसके अलावा और हमारी ये कागज भी तो कॉपी में ही आता है। तो ये प्यारे दोस्तों एक कॉपी के लिए देखो, यहाँ पर देखो, एक मैं C4 कॉपी के लिए बना दूंगा, एक K4 कागज के लिए बना दूंगा, ठीक है, इस तरह से। C4 कॉपी, चूंकि सारे के सारे कागज जो होते हैं वो कॉपी नहीं होते, इस तरीके का बनेगा। तो एक आपका इसके लिए हो जाएगा कॉपी के लिए, एक कागज के लिए हो जाएगा। कुछ कागज ऐसे भी हैं जो किसी और चीज़ों में यूज होते हैं, जैसे किसी फाइल में, कॉपी में नहीं है, जरूरी नहीं कॉपी में ही हो, कोई किताब में हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पार्ट इस तरीके का बनेगा, और यही उत्तर एसएससी ने साथियों माना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक आरेख होगा, उसके अंदर 2 क्रॉस करते हुए आरेख होने चाहिए, 2 क्रॉस करते हुए आरेख आएंगे, तो ऐसा उत्तर जो है वो विकल्प नंबर डी में है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन कई टीचर्स ने इसको ऐसे बताया है कि सबसे पहले लेखन सामग्री, उसके अंतर्गत आपका कागज, और उसी के अंतर्गत कॉपी। तो भैया मुझे बताओ, कॉपी में कागज भी तो होता है ना, तो आप बोलेंगे हाँ, लेकिन सारा का सारा कागज जरूरी नहीं कि कॉपी में ही हो, वो तो किताब में भी होता है। इस कारण ये गड़बड़ कर देता है, ठीक है, इसका कुछ पार्ट नहीं बना पाते हैं, इस कारण ये गलत उत्तर है। इसका उत्तर एग्जैक्टली ये माना गया है आयोग के द्वारा, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर डी सही है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न बोला है बी ए से बड़ा है। तो बी नाम का जो शख्स है वो ए से तो बड़ा है, मतलब ए से ऊपर आएगा, परंतु सी से छोटा है। तो भैया सी से छोटा है तो नीचे कर दो। अब उसने बोला है ई जो है वो डी से छोटा है। ई नाम का जो शख्स है वो डी से छोटा है परंतु ए से बड़ा है। ई नाम का शख्स क्या है, डी से छोटा है। ई नाम का शख्स डी से छोटा है परंतु ए से क्या है, बड़ा है। अब कह रहा है यदि सी आयु में डी से छोटा है, यदि जो सी है वो आयु में किससे छोटा है, डी से छोटा है। कह रहा है सी आयु में डी से छोटा है, तो मतलब सी नीचे आएगा, डी ऊपर आ जाएगा। सी आयु में डी से छोटा है, तो कह रहा है आयु में सबसे बड़ा कौन है। तो गौर से देखो साथियों, इसके लिए कुछ ऐसा बन सकता है, इसके लिए ऐसा आरेख बनेगा। कैसा बनेगा, तो गौर से समझिए। यहाँ पर सबसे पहले तो ए नीचे आ जाएगा। ए से बड़ा कौन है, बी है। बी से बड़ा कौन है, सी है। लेकिन यहाँ पर ए से बड़ा ई दे रखा है, ए से बड़ा ई दे रखा है,
तो ई के लिए एक पोजीशन ये आ सकती है, गौर से समझना है आपको। कहाँ पर मैं कह रहा हूँ, अगर ई से ये ए से बड़ा ई है तो ई के लिए एक पोजीशन यहाँ पर आ सकती है, यहाँ पर ई आ जाएगा। इसके अलावा एक पोजीशन ये भी आ सकती है, ये यहाँ पर ई आ जाएगा। इसके अलावा एक पोजीशन यहाँ भी आ सकती है कि ई यहाँ भी आ जाएगा। लेकिन साथियों प्रश्न में उसने एक लाइन दी है कि सी आयु में डी से छोटा है। जो सी नाम का शख्स है, जो हमारे पास सी नाम का शख्स है, ये रहा ये वाला, ये किससे छोटा है तो डी से छोटा है, तो मैं डी को सबसे बड़ा बना दूंगा ऊपर, ठीक है, इस तरह से। और उसने ये बोला है यहाँ पर इस लाइन में कि जो ई है वो डी से तो छोटा है, तो भैया डी से छोटा यहाँ पर भी ई है, डी से छोटा यहाँ पर भी ई है, डी से छोटा यहाँ पर भी ई है। और ई को अगर आप एक बार फिर से देखें तो ए से बड़ा यहाँ पर भी है, ए से बड़ा यहाँ पर भी है और ए से बड़ा यहाँ पर भी है। तो कुछ इस तरीके की आरेख बनेंगे। ई की पोजीशन कंफर्म नहीं है, जो ई नाम का शख्स है इसकी पोजीशन कंफर्म नहीं है, परंतु डी की, सी की और बी की और ए की, सॉरी जो ए है और जो डी है इनकी पोजीशन कंफर्म है कि सबसे नीचे तो ए आएगा और सबसे ऊपर डी आएगा, मतलब सबसे बड़ा तो डी है और सबसे छोटा ए है। तो भैया कह रहा है आयु में सबसे बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। देखो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसे लिख लो, जो बी है, देखो यहाँ पर देखो, एक मिनट फिर से बता देते हैं, जो बी है वो ए से बड़ा है और सी से छोटा है, ठीक है, इस तरह से। उसने बोला है सी आयु में डी से बड़ा है, सी आयु में किससे बड़ा है, डी, सी आयु में डी से छोटा है, सी आयु में डी से छोटा है, तो डी ऊपर बन जाएगा सी के, तो आप बोलेंगे हाँ। इसके बाद बोला है ई डी से छोटा है, तो ई नाम का जो शख्स है वो डी से छोटा है परंतु ए से बड़ा है, तो ये एक आरेख आना चाहिए। मतलब इसके लिए कुछ अलग अलग कंडीशन बन सकती है ई की एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा डी हो जाएगा, ठीक है, वही मैंने बताया आप लोगों को। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा गया है निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं। तो साथियों इसको मैं एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। एक आपके सामने चतुर्भुज है, जब भी उसके विकर्ण परस्पर काट रहे हो, साथियों जब भी कोई चतुर्भुज आपके सामने आता है और उसके विकर्ण परस्पर काटते हो तो ये ट्रिक लगाते हैं इसमें नंबर दे करके 1, 2, 3 और 4। तो साथियों 4 हमने देखा, 4 का गुणा कर देंगे 2 में, सबसे बड़ा वाला जो नंबर है उसका डबल करते हैं, सीधा पता चल जाता है कि कितने त्रिभुज हैं साथियों, 8 त्रिभुज हैं। और यही लॉजिक का प्रयोग हम यहाँ पर भी करेंगे। देखो यहीं पर यही लॉजिक का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे गौर से देखते जाओ। ये जो आरेख है ये यहाँ पर मिल रहा है। अगर मैं इस लाइन को मिटाता हूँ, गौर से देखो कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, एक मिनट, अगर मैं इस वाली लाइन को मिटा देता हूँ, कौन सी, ये वाली लाइन को, तो ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अगर गौर से आप लोग देख पा रहे हैं, अगर आप लोग गौर से देख पा रहे हैं तो यही तो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो ये वाला, एक मिनट, ये आकृति जो है ये आकृति सेम हो गई ना, आप बोलेंगे हाँ सर। तो 1, 2, 3 और 4, मतलब यहाँ से कितने मिल जाएंगे, 4 दूनी के 8, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ से कितने मिल जाएंगे, इसको मैं एक बार बैक करता हूँ, ठीक है, यहाँ से कितने मिल जाएंगे तो 8 मिल गए। यहाँ पर साथियों हमें 8 मिल गए, लेकिन जब तक ये आकृति नहीं थी। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ त्रिभुज बदल जाएंगे। कैसे, देखो मैंने कहा अगर आपको यहाँ से टोटल 8 मिल चुके हैं इस लाइन के ना होते हुए, अब मैं इस लाइन को जोड़ देता हूँ तो कुछ त्रिभुज मिलेंगे। देखो जैसे एक त्रिभुज ये मिलेगा, कौन सा वाला, यहाँ पर देखो ये वाला, एक त्रिभुज ये मिलेगा और दूसरा त्रिभुज ये नीचे मिलेगा, तो 8 में 2 जोड़ दो 10। एक त्रिभुज साथियों ये मिलेगा और दूसरा त्रिभुज ये अलग से छोटू सा ये नीचे मिलेगा, तो 2 जोड़ दो इसमें, 10 2 12। इसके अलावा कुछ त्रिभुज अभी और मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे तो आप गौर से देखो। एक तो साथियों त्रिभुज यहाँ से मिल जाएगा, ये वाला, एक ये त्रिभुज मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसके अलावा और कुछ मिल रहे हैं, और कौन से मिल रहे हैं भैया, एक ये वाला भी तो मिलेगा, यहाँ पर ये भी मिलेगा, तो एक ये मिल जाएगा, तो 2 प्लस और कर देते हैं, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14। अभी एक साथी और मिलेगा, वो कहाँ पर है, वो आप लोगों का यहाँ पर है। देखो गौर से, अभी मैंने ये काउंट नहीं किया था, ये बड़ा वाला, ये जो रेड कलर से मैं बता रहा हूँ, ये त्रिभुज मैंने काउंट नहीं किया भाई, ये वाला त्रिभुज भी एक बनेगा, तो एक यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो साथियों इस आकृति में कुल जो त्रिभुजों की संख्या आएगी, जो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या आएगी वो आप लोगों की आएगी 8, 8 के बाद 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 1 15। कितने हो जाएंगे साथी, 15 हो जाएंगे। और विकल्प नंबर सी में ये हमें दे रखा है। कितने त्रिभुज हैं तो आप बोलेंगे 15 त्रिभुज। देखो इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जब भी एग्जाम में ऐसी आकृति मिल जाती है तो सीधे 15 बताएंगे। क्या बताएंगे, चाहे रट लो चाहे जो कुछ कर लो, 15 आपको बताने हैं। मैंने एक एक करके काउंट करवा दिए हैं। अगले प्रश्न में आ जाइए। कहा गया है साथियों, कह रहे निम्नलिखित चित्र में संख्याएं भारतीय नेता और गायकों को दर्शाती हैं। इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो भारतीय गायक हो परंतु नेता ना हो। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो भारतीय हैं, गायक हैं परंतु नेता नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो देखो साथियों, भारतीय भी होना चाहिए, मतलब भारत के लिए कहाँ पर, ये वाला सर्कल, ये सर्कल आना चाहिए।
और कह रहा है कि गायक भी होना चाहिए, तो गायक के लिए ग्रीन वाला सर्कल आना चाहिए। इसके अलावा उसने बोला है नेता ना हो, अर्थात रेड सर्कल में जो भी आ रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। तो रेड सर्कल में 2 आ रहा नहीं होगा, 3 आ रहा नहीं होगा, 4 आ रहा, 5 आ रहा नहीं होगा। देखो ये कितना है, 5 आ रहा नहीं होगा, 6 आ रहा नहीं होगा, चूंकि उसने बोला है कि नेता ना हो, भारतीय हो, गायक हो, लेकिन नेता ना हो। तो भैया 1 नंबर तो केवल भारतीय में आ रहा है, गायक में केवल 7 आ रहा है। दोनों में आने वाला कॉमन नंबर जो है वो 4 है। क्या है? 4 है, जो आपका भारतीय भी है, गायक भी है। और विकल्प नंबर सी में हमें दिया है 4 नंबर। 4 नंबर आपका हो जाएगा, भारतीय भी हो जाएगा, गायक भी हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी सीरीज से संबंधित है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसकी सीरीज को थोड़ा अलग से लिखते हैं। 1 है, सबसे पहले क्या है तो साथियों याद रखेंगे 1 है, 1 के बाद में 27 है, 27 के बाद में 125 है, 125 के बाद में 343 यानी 343 है, इसके अलावा 729 है। ठीक है, और आगे ज्ञात करना है इस बॉक्स में क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो देखो साथियों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे जब आप लोग इस वाले को, तो ये लिखिए 1 की पावर 3। 27 को जब आप देख रहे हैं ये लिखिए 3 की पावर 3। जब आप 125 को देख रहे हैं तो ये लिखिए 5 की पावर 3। जब आप देख रहे हैं 343 को तो ये लिखिए 7 की पावर 3। और यहाँ पर अगर आप देखने जाओगे तो ये 9 की पावर 3 है। तो अगला वाला मतलब क्या होना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर विषम संख्याओं का पेयर है। किसका? विषम संख्याओं का पेयर है। विषम में 1 3 5 7 9, तो अगली वाली 11, और 11 की पावर 3 साथियों वो हम पढ़ते आए हैं बचपन से, 13 31 होता है। क्या होता है? 13 31 होता है। इस बात को याद रखेंगे। 13 31 कहाँ पर है? विकल्प नंबर 2 में। विकल्प नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर विकल्प नंबर 2 13 31 बनेगा। लॉजिक क्या था यहाँ पर? आप जो आपकी विषम संख्याएं होती हैं उनकी क्रमागत पावर 3 चल रही थी, यानी कि यहाँ पर घन चल रहा था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और साथियों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। एक बार फिर से ये आंकड़ा दिखा देते हैं, नोट सब्सक्राइब करने वाले अभी भी 60% ऐसे लोग हैं, यानी कि 63%, आंकड़ा 3% और बढ़ चुका है। प्लीज साथी आप जो भी करना है तोड़ फोड़ मचाओ, लेकिन सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बताओ। यदि आरपीएफ रीजनिंग की और यूपी पुलिस रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो अपने चैनल पर जरूर एक बार विजिट करें। ठीक है, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक बार से सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।